जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद। आज हमने चैप्टर 19 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। इससे पिछले लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, जिनमें से एक है रिलेटिव मोशन और दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दोनों टर्म्स आपको आज के लेक्चर में यूज होते हुए भी नजर आएंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद रखें आइंस्टाइन ने दी थी, और ये दो तरह की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी हैं, जिनमें से एक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद रखें ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के साथ डील करती है जो एक दूसरे के लिहाज से मोशन में तो है, यानी रिलेटिव मोशन में तो है, लेकिन इनकी जो रिलेटिव मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे इमेजिन करें ये दो कार्स आप देख रहे हैं, इन दोनों कार्स में से एक कार को आप रेस्ट पे कंसिडर कर लें और दूसरी कार मूव कर रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से मोशन में भी है, लेकिन इनकी जो एक दूसरे के लिहाज से मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मैं दूसरी सिचुएशन की तरफ जाने लगा हूं। फिलहाल ये वाली जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे फ्रेम्स के साथ डील करती है जो एक दूसरे के लिहाज से एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं। अब हम बात करने लगे हैं सेकंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के साथ डील करती है जो एक दूसरे के लिहाज से मोशन में तो हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। मतलब क्या हो? जैसे इमेजिन करें ये दोनों कार्स जो हैं, अब इनमें से अगेन आप एक कार को रेस्ट पे कंसीडर कर लें और दूसरी कार मूव कर रही है, यानी दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दोनों रिलेटिव मोशन में है, लेकिन ये जो सेकंड कार मूव कर रही है वो एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रही, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन है उसमें कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे फ्रेम्स के साथ डील करती है जो एक दूसरे के लिहाज से एक्सेलरेटेड नहीं है, यानी जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ये ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के साथ डील करती है जो एक दूसरे के लिहाज से एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं। तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। याद रखें कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आज हम पढ़ने लगे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि ये जो कुछ बता रही है उसके प्रूफ्स क्या है, क्योंकि ये जो प्रूफ्स है ये थोड़े हायर स्टडी है, ये थोड़ा हायर लेवल पे जाके पढ़ सकते हैं। आपके सिलेबस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिर्फ और सिर्फ पोस्टुलेट्स है और इसके रिजल्ट्स। आपको मैं ये तो बताऊंगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, लेकिन मैं इस लेवल पे आपको ये नहीं बता सकूंगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये जो कुछ कह रही है क्यों कह रही है, क्योंकि इनके जो मैथमेटिकल प्रूफ्स है वो बड़े लेंथी है और उनकी आपको इस लेवल पे, एफएससी लेवल पे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल सिर्फ हम ये देखने जा रहे हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कह रही है। अगर आपको इसकी भी इस लेवल पे समझ आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो पोस्टुलेट्स पे खड़ी है। एक पोस्टुलेट, जो पोस्टुलेट नंबर 1 है, वो ये कहती है कि जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही तरह के रिजल्ट्स देंगे। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ये बात तो अभी शुरू में मैंने आपको बताई कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस को डील करती है, यानी ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जिनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ हमने इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस को ही स्टडी करना है, ये बात अपने जहन में बिठा। ओके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पहली पोस्टुलेट हमें क्या कहती है
जो लॉज ऑफ फिजिक्स है ये इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में हमेशा एक तरह के रिजल्ट्स देते हैं। इमेजिन करें मैं एक कार में बैठा हूं और ये कार जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। या चले अभी हम इसको रेस्ट पे कंसिडर कर लेते हैं। मेरे पास एक कप है और उस कप में थी चाय। वो चाय मैं बड़े मजे से पी रहा हूं और वो मैंने कप नीचे साइड पे रख दिया। कप के साथ जो डोर के साथ एक हैंडल होता है ना, कप होल्डर जो होता है, उस पे मैंने रख दिया, या ऊपर डैशबोर्ड पे रख दिया। चले डैशबोर्ड पे रख देते हैं, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब गाड़ी रेस्ट पे, और रेस्ट का मतलब क्या है? जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी ये जो कार है और मैं बेसिकली ऑब्जर्वर हूं जो इस कार के अंदर बैठा हुआ हूं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ये जो कार है ये रेस्ट पे है और जीरो वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। मैं कह सकता हूं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आप गौर करें, अगर ये कप रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। ये कप रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं इसको खुद फोर्स लगाकर ना गिराऊं। तो यस, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेशनरी कार है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है, यानी लॉ ऑफ फिजिक्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी लॉ ऑफ फिजिक्स ही है ना, ओबे हो रहा है। अब मैं अगेन एक सिचुएशन इमेजिन करता हूं कि अगेन ये कार मूव कर रही है, लेकिन ये इस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? इनर्शियल फ्रेम, जीरो एक्सेलरेशन। और अगेन मैंने वही काम किया, वो कप, चाय वाला कप जो है, मैंने डैशबोर्ड पे रखा। तो क्या ये गिर सकता है? अभी भी नहीं गिर सकता, क्योंकि अभी भी ये जो गाड़ी है, यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आप गौर करें, ये कप बिल्कुल भी गिर नहीं रहा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं नहीं लगा रहा और ये कप, सारी बात है, नहीं गिर रहा। मैं कह सकता हूं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ अभी भी इस पे वैलिड है, जो हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे उसकी स्टेट चेंज नहीं की जा सकती। क्लियर है? यानी मैं कह सकता हूं कि न्यूटन का लॉ इस इनर्शियल फ्रेम पे वैलिड है, ओबे हो रहा है। लेकिन सामने कोई चीज आ गई और मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा तो आप जानते हैं कि ये कप गिर जाएगा। अब देखें, मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगे बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखेगा, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा। बॉडी ने अपनी हालत को बरकरार नहीं रखा, खुद ब खुद ही गिर गया। मैं कह सकता हूं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे होना बंद हो गया। इसी तरह लॉज ऑफ फिजिक्स को जो दूसरे लॉज ऑफ फिजिक्स है वो भी ओबे नहीं होंगे, क्योंकि अब गौर करें, जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई थी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हुई, गाड़ी की वेलोसिटी में कमी आई, गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ। और जैसे ही एक्सेलरेशन पैदा हुआ, ये जो गाड़ी है यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और हम ये तो जानते हैं, जैसे मैंने अभी एक फर्स्ट पोस्टुलेट आपको बताई, कि फर्स्ट पोस्टुलेट हमें ये बताती है कि लॉज ऑफ फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रिजल्ट्स देंगे जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में आप कह सकते हैं कि दीज आर इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। सो ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, चाहे गाड़ी रेस्ट पे है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, चाहे गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी। तो किसी भी तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए। ठीक है, तो उनमें लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम रिजल्ट्स देंगे। अब इसका समझने का एक और भी तरीका है फर्स्ट पोस्टुलेट का। इमेजिन करें, ये दो आदमी हैं, दो ऑब्जर्वर हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है, अगर मैं इन दोनों में से हम एक को नाम दे देते हैं ए और दूसरे को बी का नाम दे देते हैं। अगर मैं ऑब्जर्वर ए के लिहाज से ऑब्जर्वर बी को देखूं तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि जी ऑब्जर्वर बी
मेरे लिहाज से मूव कर रहा है, यानी मैं रेस्ट पे हूं और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। अपने लिहाज से तो हर बंदा रेस्ट पे ही होता है ना। इसी तरह अगर मैं ऑब्जर्वर बी से पूछूंगा, वो कहेगा नहीं जनाब, मैं रेस्ट पे हूं और ऑब्जर्वर ए मेरे लिहाज से मूव कर रहा है। अब दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि दोनों लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक, जो हम यूजुअल फिजिक्स पढ़ते हैं उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। अब ऑब्जर्वर ए के लिहाज से बी जो है वो अपनी मोशन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और बी के लिहाज से ए अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो दोनों कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं यहां पे खड़े होकर बाहर थर्ड ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर बात करूं तो ये दोनों ही मूव कर रहे हैं। अब लॉज ऑफ फिजिक्स तो दोनों यूज कर रहे हैं और दोनों लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करते हुए अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन दोनों की राय मैच नहीं कर रही और मैच करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बॉडी के लिहाज से या एक ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पे है तो हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 1 में ये बातें डिटेल में समझाई थी। सो कंक्लूजन ये है कि ए भी अपनी जगह पे ठीक है, बी भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें कि लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटिव मोशन में जो ऑब्जर्वर है इन दोनों के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स सेम आंसर नहीं देता। फर्ज कर लें लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करते हुए आंसर ठीक सेम नहीं आ रहा। फर्ज कर लें, पहले तो मैंने एग्जांपल में आपको बताया ना, दोनों सेम बात कर रहे हैं, ए के लिहाज से बी मोशन में, बी के लिहाज से ए मोशन में। लेकिन फर्ज कर लें ए कह रहा है जी बी मोशन में है और बी जो है बी ऑब्जर्वर जो है वो लॉज ऑफ फिजिक्स का रिजल्ट उल्टा निकाल देता है और वो कहता है जी ए जो है वो मेरे लिहाज से रेस्ट पे है। दोनों के आंसर मैच कर गए, यानी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एग्री हो गए कि ए रेस्ट पे है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट पे तो नहीं हो सकता, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया था। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अभी अभी मैंने एक सपोजिशन की कि लॉज ऑफ फिजिक्स ए के लिहाज से कोई एक आंसर दे और बी के लिहाज से कोई दूसरा आंसर दे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो पोस्टुलेट नंबर 1 के मुताबिक सारे के सारे जो लॉज ऑफ फिजिक्स है हर इनर्शियल फ्रेम के लिहाज से सेम आंसर देंगे या वैलिड होंगे, एक जैसे रिजल्ट्स देंगे। ये फर्स्ट पोस्टुलेट जो है इस पे हमारा दिमाग जो है वो एग्री हो रहा है, यानी मुतमईन है। सो फर्स्ट पोस्टुलेट की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी कुछ एग्जांपल्स देके। अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट जो है ये हमें ये बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का आंसर हर ऑब्जर्वर के लिहाज से सेम आएगा, चाहे वो ऑब्जर्वर मोशन में है चाहे वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं और ये बात पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्टुलेट है ये प्योरली मैथमेटिकल रिजल्ट है। जो मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो तो हम इस लेवल पे आपको नहीं करवा सकते, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट वाला पोस्टुलेट है इसका मतलब क्या है। इमेजिन करें कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे टॉर्च से फर्ज करें, और ये इस वॉल पे लगा हुआ है टॉर्च, और उससे जो लाइट है वो निकल के मेरी तरफ आ रही है। अब मैं इस लाइट के सोर्स के लिहाज से रेस्ट पे हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं इसके लिहाज से रेस्ट पे। और स्पीड ऑफ लाइट फर्ज कर लें, चारों तरफ वैक्यूम है और वैक्यूम में हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट है मेरी तरफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रही। अब इमेजिन करें कि मैं इसकी तरफ जाना शुरू कर दूं या मैं इसके अपोजिट आना शुरू कर। नॉर्मली तो ये होता है ना
कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो फिर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ली जाती है। ठीक है, जैसे अगर एक गाड़ी, अब इसी एग्जांपल के साथ मैं दूसरी एग्जांपल आपको समझा देता हूं, दूसरी एग्जांपल की मदद से, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इमेजिन करें एक गाड़ी जा रही है इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी गाड़ी भी उसी तरफ जा रही है लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों गाड़ियों को मैं बाहर खड़ा ऑब्जर्व कर, अब देखें जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, मैं तो उसको नोट कर रहा हूं कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है जो खुद 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, जब उसमें कोई बंदा बैठा होगा तो वो इस गाड़ी को जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है इसकी वेलोसिटी को कितना ऑब्जर्व करेगा? जाहिर बात है 5 ऑब्जर्व करेगा। हालांकि उसकी तो 10 थी, लेकिन 10 उसकी टोटल थी, उस बंदे की गाड़ी की अपनी स्पीड भी 5 थी, तो हम कह सकते हैं कि 5 तो उसकी अपनी है, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, यानी कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से ये दूसरी गाड़ी पहली वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रही है, उसका आंसर क्या आएगा? 10 - 5 यानी 5। सो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से फाइंड करनी हो तो वेलोसिटीज को माइनस करना पड़ता है। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है उसको पहले लिखें, जिसके लिहाज से फाइंड करनी है उसको बाद में लिखें और माइनस कर दें। जैसे 10 वाली की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी, उसको पहले लिखा, 5 वाले के लिहाज से फाइंड करनी थी, उसको बाद में लिखा, 10 - 5, आंसर क्या आ गया? 5। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के केस में ये वाला जो रिजल्ट है ये वैलिड नहीं है। ये कौन बता रहा है? ये आइंस्टाइन की सेकंड पोस्टुलेट बता रही है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर्स। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं रेस्ट पे हूं, मेरे लिहाज से ये जो लाइट है ये 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रही है। जब मैं उस तरफ मूव करूंगा तो असूलन जो स्पीड ऑफ लाइट है मेरे लिहाज से बढ़नी चाहिए। जब मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूंगा इस तरफ, तो स्पीड ऑफ लाइट मेरे लिहाज से कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आइंस्टाइन ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चाहे ऑब्जर्वर लाइट के सोर्स के लिहाज से रेस्ट पे है, चाहे ऑब्जर्वर लाइट के सोर्स के लिहाज से रिलेटिव मोशन में है, किसी भी सिचुएशन में स्पीड ऑफ लाइट में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये दो पॉस्टुलेट्स है, इन दो पॉस्टुलेट्स को आपने याद कर लेना है। और फिर अगेन मैं वही बात कह रहा हूं कि इन दो पॉस्टुलेट्स को इस्तेमाल करते हुए काफी लंबी लंबी मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, जिनकी बेस पे आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स वन बाय वन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रिजल्ट है टाइम डायलेशन। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि टाइम डायलेशन का मतलब क्या है और इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। टाइम डायलेशन का लफ्जी मतलब तो हम ये ले सकते हैं कि टाइम का एक्सपैंड कर जाना, टाइम का बढ़ जाना। जैसे फर्ज करें मैं अभी एक फर्ज करने की एक ऑब्जेक्ट जो है, मैं यहां से एक बॉल है यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं और मुझे 1 सेकंड लगा है, लेट्स सपोज। टाइम डायलेशन का यह मतलब है कि यही काम करने में मुझे 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगे। दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। यानी मैं वही काम कर रहा हूं लेकिन वही काम करने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसे हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। इसका दूसरा मतलब यह है कि टाइम ज्यादा लगने का दूसरा मतलब यह है कि वो काम स्लो हो गया है, वो काम स्लो हो गया है। इमेजिन करें कि कोई फ्रेम ऑफ इवेंट्स है, फ्रेम ऑफ इवेंट्स से मुराद ये है कि एक जगह है जहां कुछ हो रहा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे यहां पर वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि एक रूम है छोटा सा, या रूम कह लें या कोई भी कंटेनर कह लें, कोई गाड़ी फर्ज कर लें, चलें गाड़ी की बात कर लेते हैं। ये गाड़ी है और इस गाड़ी में वही उसी तरह एक बंदा बैठा हुआ है, या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे मेल है फीमेल है कुछ भी है,
हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। कोई बंदा बैठा हुआ है और ये बंदा जो है ये कोई काम कर रहा है, फर्ज कर ले उसी तरह चाय का सिप ले रहा है और फिर वापस रख रहा है, और मैं बेचारा बाहर खड़ा उसको देख रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो चाय नहीं है, तो मैं देख ही सकता हूं सिर्फ। अब ये गाड़ी मेरे लिहाज से यानी मेरे ऑब्जर्वर के लिहाज से ये गाड़ी रेस्ट पे है। इस गाड़ी को मैं बोलूंगा फ्रेम ऑफ इवेंट्स और मैं क्या हूं, ऑब्जर्वर हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिहाज से फिलहाल रेस्ट पे हैं। और इस वक्त मैं जब उस आदमी को देख रहा हूं कि वो चाय का सिप लेके ऐसे नीचे रख देता है वो चाय का कप, तो उसको कोई ना कोई टाइम लगता है। इस टाइम को मैं नाम दे रहा हूं प्रॉपर टाइम। क्या नाम दे रहा हूं, प्रॉपर टाइम। सो प्रॉपर टाइम में साथ ही टाइम डायलेशन के नीचे एक छोटी सी हेडिंग भी लिख देता हूं, प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम को टी नॉट से हम जाहिर करते हैं। प्रॉपर टाइम कौन सा टाइम है, याद रखें, ये उस इवेंट के होने का टाइम है कब, जब ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ इवेंट्स एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं। अब ये गाड़ी मूव कर रही है फर्ज करने, और गाड़ी की मोशन के दौरान दोबारा उस बंदे ने वही काम किया, चाय का सिप लिया और वापस चाय को रख दिया। उस बंदे ने ये काम दोबारा उसी स्पीड से किया जिस स्पीड से पहले कर रहा था। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अब ये जो इवेंट है ये होने में ज्यादा टाइम लगेगा। किसके लिहाज से, मेरे लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से। और ये बात भी याद रखें कि अभी जो हम रिलेटिव मोशन कंसीडर कर रहे हैं ये रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली है, यानी नॉन एक्सेलरेटेड इनर्शियल फ्रेम, यानी ये जो गाड़ी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो अगेन मैं वो सिचुएशन रिपीट कर रहा हूं कि ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मेरे यानी ऑब्जर्वर के लिहाज से, और उस बंदे ने सेम वही काम किया, चाय का सिप लिया और दोबारा चाय के कप दोबारा नीचे रख दिया। अब यही काम होने में मेरे लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से ज्यादा टाइम लगेगा। दिस टाइम इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक टाइम। रिलेटिविस्टिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व हो गई, रिलेटिविटी की हम बात कर। तो इस टाइम का हम नाम रख देते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम, और इसको सिंपल टी से जाहिर किया जाता है। तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है, यानी टी और टी नॉट के दरमियान, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट के लिहाज से हम इसको देखते हैं। काफी बड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन के नतीजे में ये रिजल्ट आता है, जिसको मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये भी पता क्या है, जब ये गाड़ी मूव कर रही थी ना, तो मेरे यानी ऑब्जर्वर के लिहाज से इसकी जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ये भी वो, यानी स्पीड ऑफ फ्रेम ऑफ इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर हो। अब v जो है जाहिर बात है स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा होती है, और ये जो फ्रेम ऑफ इवेंट है ये स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से तो कम ही है थोड़ा सा। सो हम कह सकते हैं कि जो v और c की रेशो है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इसका आंसर 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी वैल्यू, यानी आशारिये में आएगा, पॉइंट में आएगा। और जब आप 1 में से v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को माइनस करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू को जब 1 से माइनस किया जाता है, यानी पॉइंट वाली वैल्यू को जब 1 से माइनस करेंगे तो आंसर भी पॉइंट में ही आएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 1 में से 0.1 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 0.9 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर फिर पॉइंट में ही आएगा। और याद रखें पॉइंट वाली वैल्यू को जब भी डिवाइड किया जाता है तो आंसर बड़ा हो जाता है, यानी नीचे अगर 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो आंसर बड़ा आता है। मैं कह सकता हूं कि t वुड बी ग्रेटर देन टी नॉट, क्योंकि टी नॉट प्रॉपर टाइम को हम 1 से छोटी वैल्यू से यानी आशारिये वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर बात है अब आंसर बड़ा आएगा। सो t इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो ये तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। तो याद रखें ये जो रिलेटिविस्टिक टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने ये देखा
कि रिलेटिव मोशन में, यानी अगर फ्रेम ऑफ इवेंट्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन में हो तो फिर वही काम होने में ज्यादा टाइम लगता है। इसका दूसरा मतलब क्या है कि वो काम स्लो हो जाएगा, यानी स्लो वो काम होगा, ज्यादा टाइम लेगा वही काम होने में। तो ये था टाइम डायलेशन, यानी टाइम का एक्सपैंड कर जाना या टाइम का स्ट्रेच हो जाना। याद रखिए जो टाइम डायलेशन का फिनोमिना है ये ज्यादातर उन ऑब्जेक्ट्स या उन फ्रेम ऑफ इवेंट्स के लिए है जो फ्रेम ऑफ इवेंट्स ऑब्जर्वर के लिहाज से बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रेवल कर रहे हैं। अगर बहुत थोड़ी स्पीड हो तो फिर ये वाला इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। इसकी भी रीजन आगे चल के हम थोड़ी सी डिस्कस जरूर करेंगे। और एक और बात याद रखें कि ये जो टाइम डायलेशन का फिनोमिना है ये केमिकल प्रोसेसेस में भी एप्लीकेबल है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगेन वही बात कि इसमें जो रिलेटिव मोशन है या जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करनी चाहिए। याद रखें एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है इस इफेक्ट की वजह से, ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया। और एक और बात हम कह सकते हैं कि टाइम डायलेशन का जो रिजल्ट है ये हमें ये बता रहा है कि टाइम इज नॉट द एब्सोल्यूट क्वांटिटी बट इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। अब बात करने लगे हैं सेकंड रिजल्ट की। सेकंड रिजल्ट जिसका नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी बड़ा मजे का रिजल्ट है। इमेजिन करें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फर्स्ट कर ले ये है एक लोहे का रॉड है, फर्स्ट कर ले इसके दोनों एंड्स के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अगर मैं रेस्ट पे रहते हुए ऑब्जर्व करूंगा, यानी मैं ऑब्जर्वर हूं और ये जो रॉड है ये ऑब्जेक्ट है और इसके दोनों एंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको रेस्ट पे रहते हुए ऑब्जर्व करूंगा तो इसका आंसर जो आएगा उसे हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ ऑफ दिस रॉड। और प्रॉपर लेंथ जो हेडिंग में भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर लेंथ को L नॉट से जाहिर किया जाता है। अब दूसरी बात मैं करने लगा हूं, चाहे ये रॉड मेरे लिहाज से मूव कर रहा हो, यानी मैं फर्स्ट करने रेस्ट पे हूं और ये मूव कर रहा है मेरी तरफ आ रहा है या मेरे से अवे जा रहा है किसी ना किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या इसे रेस्ट पे कंसीडर करने और मैं मूव कर रहा हूं इसकी तरफ जा रहा हूं या इससे अवे आ रहा हूं, यानी हमारे दरमियान एक रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन ये रिलेटिव मोशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं बात। तो अब अगर रिलेटिव मोशन के दौरान इसकी लेंथ में मेजर करूंगा तो इसका आंसर थोड़ा आएगा। यह है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर रिलेटिव मोशन में लेंथ मेजर की जाए, लेंथ ऑब्जर्व की जाए तो उसका आंसर थोड़ा आता है। इस आंसर को या इस लेंथ को मैं नाम दूंगा रिलेटिविस्टिक लेंथ और इसको L से जाहिर कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपको एक रट्टा लगाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि ये जितने भी फॉर्मूले आज हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी टाइम डायलेशन में आपको करवाया, T इज इक्वल टू T नॉट यानी प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, अगर किसी रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी का रिजल्ट ज्यादा हो के आ रहा है ना तो ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इससे आपने डिवाइड करना है। लेकिन अगर किसी रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी का आंसर कम हो के आ रहा है तो इस स्क्वायर रूट वाली टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है। बस ये रट्टा लगाने के लिए बात याद रखें। तो यहां चूंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यहां आंसर कम हो के आना है, तो आप सिंपली क्या करें, L इज इक्वल टू L नॉट और मल्टीप्लाई आप कर दें 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। अब जो ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, मैं ऊपर भी टाइम डायलेशन में आपको बता के आया हूं कि इसका आंसर तो 1 से छोटा आता है, यानी अशारिये में आता है, पॉइंट में आता है, पॉइंट समथिंग। अब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म को जब आप L डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है आंसर छोटा हो जाएगा। हम कह सकते हैं L इज लेस देन L नॉट। तो ये है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, जो अभी इस वक्त मैं आपको दिखा भी रहा हूं, कि अगर इस रॉड के अलोंग मैं मूव करूंगा
यानी हमारे दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो रॉड की लेंथ के अलोंग होगी, तो फिर ये रिलेटिविस्टिक चेंज इन लेंथ ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी लेंथ में ये जो रिलेटिविस्टिक तब्दीली है ये सिर्फ तब ऑब्जर्व की जाएगी जब रिलेटिव मोशन अलोंग द लेंथ होगी। याद रखें, ये एमसीक्यू भी है एक छोटा सा। लेकिन अगर यही रॉड इस तरह पड़ा होता ऐसे, और मैं इस रॉड के लिहाज से 90 के एंगल पे मूव करूं परपेंडिकुलर, या ये रॉड इसी ओरिएंटेशन में मेरी तरफ आए, यानी हमारे दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो याद रखें कि ये वाला रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की, जिसका नाम है मैस वेरिएशन। मैस वेरिएशन में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मैस को ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पे ऑब्जर्व किया जाए तो उसका मैस थोड़ा आता है। वही ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव कर रहा हो तो उसी ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा आता है। इसे बोलते हैं मैस वेरिएशन। तो आज अभी मैस वेरिएशन में हमने ये साबित करना है, बल्कि साबित तो नहीं करना, आपको मैं जैसे शुरू में बता रहा हूं कि आप वो समझ लें कि हमने सिर्फ ये बताना है कि इसका मतलब क्या, और इसका फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। इसका प्रूफ जाहिर बात है वो हायर लेवल पे हम करवाते हैं। तो फर्ज कर लें ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, चेयर, टेबल, कार, ट्रक, कुछ भी। इसके मैस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं या मेजर कर रहा हूं किसी भी तरीके से। जब ये ऑब्जेक्ट या जिसके भी मैस को हम मेजर कर रहे हैं ये रेस्ट पे है, तो याद रखें इसका मैस कम आएगा, और इस मैस को हम नाम देते हैं रेस्ट मैस या प्रॉपर मैस। तो रेस्ट मैस या प्रॉपर मैस को हम एम नॉट से जाहिर कर रहे हैं। अब यही ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव मोशन में होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव कर रहा होगा, तो इसका मैस ज्यादा आएगा, और इस मैस को हम नाम देते हैं रिलेटिविस्टिक मैस, और इसको हम स्मॉल m से जाहिर कर रहे हैं। जैसे टाइम डायलेशन में टाइम का आंसर ज्यादा आता है रिलेटिव मोशन में, सिमिलरली मैस वेरिएशन में भी मैस का आंसर रिलेटिव मोशन में ज्यादा आता है। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसका मैस ज्यादा आता है, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला भी उस तरह का ही बनना चाहिए। तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये v क्या है? ये v उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो मूव कर रहा था, और इसकी मोशन के दौरान हमने इसके मैस को ऑब्जर्व किया या मेजर किया। तो ये था मैस वेरिएशन का फॉर्मूला। ये जो मैस वेरिएशन का फॉर्मूला है इसका एक छोटा सा रिजल्ट भी है, बड़ा मजे का रिजल्ट। उस रिजल्ट की मैं हेडिंग लिख देता हूं, और उसकी हेडिंग है नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। इसकी छोटी सी लॉजिक है जो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। चलो इमेजिन कर लेते हैं कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, अगर हम इमेजिन करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, तो देखें v की जगह मैं क्या पुट करूंगा। ये जो मैस वेरिएशन का फॉर्मूला है इसमें v की जगह पुट कर दूंगा c, और जब v की जगह c पुट कर दूंगा तो ऊपर भी सी स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर इस रेशो की जगह 1 रह जाएगा, v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की जगह क्या रह जाएगा 1। अब नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1 रह गया, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और नीचे आ गया 0। और जब नीचे 0 आ जाए यानी आपके पास आ गया m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 0। एम नॉट डिवाइडेड बाय 0 का आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। यानी रिलेटिविस्टिक मैस का आंसर कितना आ रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिट मैस का क्या मतलब है? देखें ये बात तो हम जानते हैं कि इनर्शिया जो है वो मैस की डायरेक्ट मेजरमेंट है। जितना ज्यादा मैस उतना ज्यादा इनर्शिया। अगर इन्फिनिट मैस हो जाएगा मोशन के दौरान तो जाहिर बात है उसके लिए इनर्शिया भी इन्फिनिट होगा, और उस इन्फिनिट इनर्शिया वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए या एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें इन्फिनिट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो क्या इस दुनिया में
इन्फिनिट फोर्स अवेलेबल है? नहीं, हमारे इख्तियार में ऐसी फोर्स नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के. So infinite force does not exist. That's why we can say that no material object can move with the speed of light. जो हमने शुरू में बात कंसीडर की थी कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, वो हमने गलत कंसीडरेशन की थी. तो ये बात याद रखें, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता. अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो इस रिलेशन के मुताबिक उसका मैस इन्फिनिट हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मैस. और इन्फिनिट मैस को मूव करवाने के लिए या एक्सेलरेट करवाने के लिए इन्फिनिट फोर्स चाहिए. दैट डज नॉट एग्जिस्ट. ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक छोटा सा एमसीक्यू भी है. इसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना. अब एक छोटी सी और हेडिंग में लिख रहा हूं कि व्हाई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स cannot be observed in daily life. Why we can't observe relativistic effects in daily life? यानी ये जो relativistic effect है, चाहे टाइम डायलेशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, चाहे मैस वेरिएशन है, ये हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? क्यों? आखिर क्यों? तो इसकी एक छोटी सी रीज़न है. याद रखें कि जो हमारे डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, चाहे कोई कार है, कोई बस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, यानी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे लिहाज से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं. लेकिन याद रखें कि ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब अप्रोच करके मूव कर रहे हो, यानी जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब हो. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में देखते हैं, इनकी स्पीड तो बहुत थोड़ी होती है. इवन अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है सन के इर्द गिर्द, वो भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो बहुत थोड़ी है. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर किलोमीटर पर सेकेंड में भी देखें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड बनेगी. और अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर पर सेकेंड. तो जाहिर बात है फिर ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हम ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब हो. इसीलिए ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स है, ये टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह, या और भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, पाइऑन वगैरह, या इस तरह के कोई भी पार्टिकल्स. उनकी डिटेल में इस वक्त हम नहीं जा सकते. तो ये है एक छोटी सी रीजन. एक और छोटी सी इसी रीजन की एक्सटेंशन मैं आपको अभी अगले पॉइंट में आपको समझाता हूं. जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिविस्टिक चेंज इन मैस. रिलेटिविस्टिक चेंज इन मैस, या हाउ टू फाइंड रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी, या रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी कह दें, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कह दें. ये जो मैंने काफ़ी सारी हेडिंग्स आपको बताई हैं, ये सेम इसी टॉपिक के ऊपर हम लगा सकते हैं. बेसिकली हम आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया, और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये भी उसका एक रिजल्ट ही है. आइंस्टाइन ने एक बड़ी फेमस इक्वेशन बनाई जिसे आइंस्टाइन्स एनर्जी मैस इक्वेशन कहते हैं, जो बहुत फेमस है, आपको याद भी होगी, A = mc². इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डेरिवेशंस में ये इक्वेशन बनती है, और वो डेरिवेशन अगेन वही बात कि थोड़ा सा हायर लेवल है जो मैं अभी आपको नहीं करवा सकता, आपके सिलेबस में वो नहीं है. तो आप सिंपली ये आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन याद रख लें, E = mc². अब फर्स्ट कर लें ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और इसका जो रेस्ट मैस है उसे हम m0 से जाहिर कर रहे हैं. तो याद रखें रेस्ट मैस पे इसकी जो एनर्जी है उसे हम रेस्ट मैस एनर्जी कहेंगे, और वो क्या बन जाएगी? E0 = m0c². E0 = m0c². अब फर्ज कर लें अगले स्टेप में हम इसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी से. मूव करवाने के लिए मैंने फोर्स लगाई, मैंने इसके ऊपर वर्क किया, और इस वर्क की वजह से इसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी मैंने ट्रांसफर की. तो फर्ज कर लें इसके पास इस वक्त कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है. पहले ये रेस्ट पे था, अब इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है.
इस वक्त इसका जो मैस है वो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, वो क्या है, वो रिलेटिविस्टिक मैस है। उस रिलेटिविस्टिक मैस को हम सिंपल m से जाहिर करते हैं। और याद रखें इस वक्त इसके पास जो एनर्जी है उसे भी रिलेटिविस्टिक एनर्जी ही कहेंगे, जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी भी कह रहा था। तो अगर मैं इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी फाइंड करना चाहूं तो वो क्या होगी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी E इज इक्वल टू, बल्कि उसको काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं कह सकते, मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं कि इसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखें रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होगी, एनर्जी E इज इक्वल टू mc², सिंपल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेस्ट मास एनर्जी और रिलेटिविस्टिक एनर्जी में डिफरेंस कितना है, तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी। और ये है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी मैंने उसके अंदर ट्रांसफर की थी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो असल में रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी है, जिसे आप डेल्टा E से भी जाहिर कर सकते हैं। आपको रिलेटिविस्टिक चेंजिंग एनर्जी की हेडिंग भी नजर आ रही है और डेल्टा E भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब डेल्टा E किसके इक्वल होगा जनाब, E माइनस E0। दोनों का फॉर्मूला यूज कर लें, E की जगह mc² और E0 की जगह m0c²। c² को कॉमन कर लें, ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ गया m माइनस m0, और m माइनस m0 यानी रिलेटिविस्टिक मैस माइनस रेस्ट मैस, इसको हम कह सकते हैं रिलेटिविस्टिक चेंज इन मैस, यानी मोशन की वजह से मैस में कितनी तब्दीली आई है। इसे भी डेल्टा m से जाहिर कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन गई डेल्टा E यानी रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। अब यहां से डेल्टा E क्या चीज है, रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी। और रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी में तब्दीली आई है, इससे ही थोड़ी देर पहले मैंने क्या नाम दिया था, काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन की अगर बात की जाए तो आप इस डेल्टा E की जगह काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा E का फॉर्मूला बन गया डेल्टा mc²। डेल्टा m का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो c² को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, आपके पास बन जाएगा डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय c²। अब डेल्टा E डिवाइडेड बाय c² में जरा गौर करें, ये जो c² है जो नीचे डिवाइड हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर मजीद बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर है डेल्टा E है ना, जो ऊपर आपको डेल्टा E नजर आ रहा है, ये असल में वो वाली काइनेटिक एनर्जी है जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को दी थी वर्क करके। और नीचे आप देख रहे हैं c² तो बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि c की वैल्यू जैसे मैंने पहले आपको बताया 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा। अब c² जो नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर डेल्टा E जो असल में काइनेटिक एनर्जी है जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सप्लाई की, उसके मुकाबले में c² बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसके नतीजे में इस रेशो का आंसर बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा, क्योंकि नीचे जब बहुत बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर तो छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा m जो रिलेटिविस्टिक चेंज इन मैस है, इसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल सी आएगी। इसीलिए डेली लाइफ में, रूटीन में हम ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। यानी रिलेटिविस्टिक चेंज इन मैस जो डेली रूटीन में हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, उनमें ये वाला फैक्टर हम बहुत ज़्यादा नोट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत नोटेबल वैल्यू होती ही नहीं है। इतनी थोड़ी रिलेटिविस्टिक चेंज इन मैस आती है डेली लाइफ में, रूटीन में जब ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, जैसे ये बस जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, इनके मैस में इतना कम इजाफा होता है जो हमें ऑब्जर्व नहीं होता या जो हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये था जनाब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके रिजल्ट्स। अब एक इसकी छोटी सी एप्लीकेशन है, यहाँ सामने आपको नजर आ रहा है नैवस्टार नेविगेशन सिस्टम। ये जो नैवस्टार है ये असल में एक शॉर्टकट है, इसको हम पूरा पढ़े तो ऐसे पढ़ेंगे, नेविगेशन सिस्टम यूजिंग टाइमिंग एंड रेंजिंग, नैवस्टार। ये एक ऐसी टेक्निक है, आप यूं समझ लें कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की स्पीड के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे
कोई प्लेन उड़ रहा है या कोई गाड़ी जा रही है, इसकी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना या इसकी स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। याद रखें कि अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को यानी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये जो रिजल्ट्स हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किए, अगर इनको हम अपनी कैलकुलेशंस में शामिल करें तो फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड में जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तक होती है। मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो तकरीबन हमारा जो आंसर है या 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आ सकता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को काउंट करके, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 आ सकता है। ठीक है, यानी 2 का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स को काउंट ना करें तो ये जो अनसर्टेनिटी है या ये जो एरर है, ये जो वैल्यू में फ्लक्चुएशन है, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तक चली जाती है। यानी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को काउंट करते हुए स्पीड में एक्यूरेसी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को काउंट ना करें, इनको अपनी डेरिवेशंस कैलकुलेशन अपनी डिस्कशन में शामिल ना करें, तो ये जो एरर है या हम कह सकते हैं कि स्पीड में जो एक्यूरेसी है वो 20 सेंटीमीटर तक हमें मिलती है। यानी इतना ज़्यादा एरर हमें मिलता है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को काउंट करेंगे, यानी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स को शामिल करेंगे, तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो तकरीबन 50 मीटर तक आती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फर्ज कर लें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसिडर करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर के चांसेस हैं वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन से 50 मीटर दूर तक हो सकते हैं। यानी अगर ओरिजिनल में ये यहाँ पे है तो हमें जो एरर आ सकता है वो इससे 50 मीटर दूर तक पता चल सकता है। यानी इसकी ओरिजिनल पोजीशन कुछ और थी, लेकिन हमें जो पोजीशन पता चली वो तकरीबन कितने फासले पे हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर तक। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी को कंसीडर ना करें, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को कंसीडर ना करें, तो यही एरर बढ़ के 760 मीटर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो बातें हैं जो हमें ठीक आंसर दे रही हैं। हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है और अभी तक जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस थ्योरी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें।